गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार साइंस की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम विद्युत ऊर्जा को आगे पढ़ेंगे। विद्युत ऊर्जा का क्षय किस तरीके से होता है, किस फॉर्म में होता है, किन किन रूपों में हम विद्युत ऊर्जा का क्षय या हानि कर सकते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा डिसिपेशन इन एनर्जी या डिसिपेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो टॉपिक है ऊष्मा का क्षय, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। इसको बोलते हैं ऊर्जा का क्षय। अब देखो ऊर्जा का क्षय है वो, इसका मतलब क्या है। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि ऊर्जा होती है वो कभी भी एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। उसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, जबकि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो जब ऊर्जा संरक्षित रहती है तो ऊर्जा का क्षय या हानि कैसे होगी। क्वेश्चन ये आता है कि जब ऊर्जा संरक्षित रहती है तो उसकी हानि कैसे हो सकती है। तो ऊर्जा की हानि को समझने के लिए हम देखते हैं कि जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो ऊर्जा कुछ ऐसी माध्यम में बदल जाती है या ऐसे प्रकार में बदल जाती है जो अनुपयोगी होती है, अर्थात जिसका हम कोई भी उपयोग नहीं कर सकते। तो इस तरह की ऊर्जा में बदल जाती है तो वो हमारे लिए अनुपयोगी होगी, उसे ही हम बोलते हैं ऊर्जा का क्षय। तो ऊर्जा का क्षय, जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल ले, तो उस समय दूसरे रूप में बदलने पर ऊर्जा की हानि है वो तीन प्रकार से हो सकती है। तीन प्रकार से कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। एक होती है ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा के रूप में। दूसरा होता है प्रकाश ऊर्जा और तीसरा होगा ध्वनि ऊर्जा। इन तीनों के रूप में ऊर्जा की हानि हो सकती है, ध्वनि ऊर्जा। अब देखो कैसे होगी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। जब हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, जैसे मान लो हमारे घरों में पंखा लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है तो हम उसमें विद्युत ऊर्जा देंगे और विद्युत ऊर्जा के कारण वो हमें कौन सी ऊर्जा देगा, पवन ऊर्जा, हवा देगा। इस बीच में क्या कोई ऊर्जा की हानि होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। कैसे। जब विद्युत ऊर्जा देंगे हम उसको 100% विद्युत ऊर्जा दी जाएगी। मान लो एक फैन है हमारे पास, पंखा, तो पंखे को, एक पंखा है, इसको जब 100% विद्युत ऊर्जा दी जाए, 100% विद्युत ऊर्जा देंगे तो विद्युत ऊर्जा के कारण ये हमें क्या देगा, पवन देगा, हवा, पवन ऊर्जा। क्या ये पूरी की पूरी 100% देगा? नहीं, क्योंकि इस बीच ये पंखा कुछ गर्म होगा और गर्म होने से इसमें कौन सी ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा ऊर्जा निकलेगी, अर्थात ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में होगी। तो इस प्रकार 100% विद्युत ऊर्जा नहीं मिलेगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी जो दक्षता होगी वो कुछ कम हो जाती है। किसी भी विद्युत उपकरण की दक्षता होगी वो कम हो जाती है, और किसके कारण कम हो जाती है, इस ऊर्जा हानि के कारण होती है। यही ऊर्जा का क्षय होता है। तो हम घरों में देखते हैं विद्युत बल्ब जलाते हैं, तो विद्युत बल्ब जलने पर वो जलता तो है, तो विद्युत ऊर्जा को हमें प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम उस बल्ब पे टच करते हैं या हाथ लगाते हैं, उसको उतारने की कोशिश करते हैं, तो वो गर्म हो जाता है। और गर्म होने का मतलब वो ऊर्जा की हानि किस रूप में हो रही है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि हो रही है। तो इस तरीके से जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो अनावश्यक रूप से जो अनुपयोगी होती है, जिसका कोई भी यूज नहीं होता है, उसे बोलते हैं यूजलेस एनर्जी, उस एनर्जी के रूप में ऊर्जा की हानि हो जाती है। अर्थात कोई भी उपकरण अपनी ऊर्जा को 100% दक्ष नहीं हो सकता, उसकी दक्षता 100% नहीं होके कुछ कम हो जाती है। तो ये तो है ऊष्मा के रूप में। बहुत सारे विद्युत उपकरण होते हैं वो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि करते हैं। प्रकाश ऊर्जा के रूप में कैसे हानि होगी उस पर बात करें तो दूसरा होता है प्रकाश ऊर्जा के रूप में। जब भी दहन की प्रक्रिया होती है, ध्यान देना, कोयले का दहन करते हैं, दहन प्रक्रिया, तो दहन प्रक्रिया में ऊष्मा तो मिलती ही मिलती है, ऊर्जा है वो ऊष्मा में बदलती है, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ अनावश्यक रूप से प्रकाश भी उत्पन्न करता है। मान लो कि किसी क्रिया में हमें 100% दहन ही चाहिए कि हमें हमारा काम हो जाए, दहन की प्रक्रिया होगी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि कोयले को भी जलाते हैं तो बिना प्रकाश के वो जलेगा। वो प्रकाश तो शो करेगा, उसके आसपास हमें कुछ वस्तुएं दिखाई देंगी, अर्थात प्रकाश ऊर्जा रहेगी। तो दहन की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा के रूप में क्या होती है, अनावश्यक ऊर्जा की हानि होती है। प्रकाश ऊर्जा की हानि इस तरीके से होगी, अनावश्यक रूप से ये हानि होती है। ठीक है, ये होती है प्रकाश ऊर्जा के रूप में। तीसरी ऊर्जा की हानि देखें हम, ध्वनि ऊर्जा।
तो ध्वनि ऊर्जा के रूप में हानि कैसे होगी? जैसे एग्जांपल के लिए जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले इंजन्स होते हैं, तो इन इंजन्स में हम देखते हैं कि आवाज करते हैं, जब ये चलते हैं तो आवाज होती है, तो वो क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि उत्पन्न होती है। या फिर जब गाड़ियों की टक्कर होती है, टक्कर होने पर भी आवाज उत्पन्न होती है और वहां पे ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकल जाती है। तो इस प्रकार जब भी एक रूप से दूसरे रूप में बदले, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब आवाज करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, तो हम कह सकते हैं कि उसके अणुओं या कणों के मध्य कंपन होता है, कंपन या फिर दोलन। तो दोलन के कारण कुछ ध्वनि तरंगें उत्पन्न होंगी और उन ध्वनि तरंगों को अनावश्यक रूप से ऊर्जा की हानि होती है, वो ध्वनि के रूप में होती है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये तीन डिसिपेशन ऑफ एनर्जी का सोर्स होते हैं, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा, जिसके द्वारा ऊर्जा का क्षय होता है। तो कोई भी उपकरण होगा वो 100% दक्ष इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसकी इनपुट एनर्जी, दी गई ऊर्जा है, वो हमें 100% वापस से नहीं मिलती है, उसमें कुछ कम होके मिलती है। तो ये था हमारा टॉपिक ऊष्मा का क्षय, ऊष्मा का क्षय, प्रकाश क्षय और ध्वनि ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा का क्षय बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार से होता है। ये स्प्रिंग का एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखेंगे किस तरीके से ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो उस पर बात करते हैं टॉपिक पे। किसी भी निकाय की ऊर्जा क्षय को समझने के लिए हमारे पास हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा, बिजली है, वो बहुत ही उपयुक्त एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो बिजली कितने माध्यमों से होकर गुजरती है और उसमें कौन सी ऊर्जा का क्षय होता है। जैसे जब विद्युत का उत्पादन होता है तो विभिन्न संयंत्रों के द्वारा होता है। जब भी विद्युत का उत्पादन करेंगे तो विभिन्न संयंत्र कौन कौन से होते हैं? कोयला संयंत्र, फिर नाभिकीय संयंत्र, फिर नाभिकीय संयंत्र के बाद में आता है और भी बहुत सारे पवन ऊर्जा संयंत्र। तो इन सब के बारे में मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि कौन कौन से संयंत्र है जिनके द्वारा हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो जब ये इन संयंत्रों में विद्युत का उत्पादन होता है, जैसे हम बात करते हैं कोयला संयंत्र की, तो कोयले का दहन होता है। दहन के कारण जो दहन ऊर्जा होगी वो रासायनिक ऊर्जा होगी, वो किस में बदलेगी? वो प्रकाश ऊर्जा में बदलेगी, पानी को वाष्प में बदलेगा। वाष्प में बदलेगा तो क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखो कोयला संयंत्र बताया था, तो कोयले का दहन होने से जो पानी रहेगा वो वाष्प आएगी और वाष्प वो किस पे जाएगी? टरबाइन पे। तो वाष्प में क्या रहेगी? ऊष्मा रहती है और वो टरबाइन पर जाकर टरबाइन पे बल लगाएगी, बल लगाकर उसको घुमाएगी तो उसको यांत्रिक कार्य करेगी टरबाइन पे। और वो यांत्रिक कार्य के कारण जब टरबाइन घूमेगा तो घूमने से उसमें आवेश की क्या उत्पन्न होगी? गति उत्पन्न होगी और आवेश जनित्र में जाके स्टोर हो जाएगा, जहां से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोयले के दहन से जो रासायनिक ऊर्जा होती है 100%, वो हमें पूरी की पूरी विद्युत ऊर्जा के रूप में नहीं मिल पाती है। इसमें घर्षण के कारण ऊर्जा की हानि होती है, ऊष्मा के कारण ऊर्जा की हानि होती है और भी कोई यांत्रिक कार्य करना होगा उसके रूप में ऊर्जा की हानि हो जाती है। तो हम अल्टीमेट ये कह सकते हैं कि कोयला संयंत्र की जो दक्षता होती है वो लगभग 40% बचती है। कि अगर हम इसमें 100 रुपए डालें, 40% का मतलब क्या है? 100 रुपए डालें किसी इन्वेस्टमेंट में और उसका बेनिफिट, उसका बदले में हमें 40 रुपए ही मिले, तो इसका मतलब पूरी की पूरी दक्षता प्राप्त नहीं हुई है 100%। हमें प्रॉफिट तो अलग की बात है, प्रॉफिट छोड़ के जितना हमने लगाया उतनी एनर्जी नहीं मिली। तो कोयला संयंत्र की दक्षता होती है वो 40% होती है, इसमें अनावश्यक रूप से ऊर्जा की हानि हो जाती है। तो इसी प्रकार ऊर्जा की हानि के लिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमारे जो डेली लाइफ में यूज करते हैं जो वाहन होते हैं, तो वाहनों में जो पेट्रोल इंजन रहते हैं तो पेट्रोल और डीजल डाले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? पेट्रोल और डीजल उनका दहन होता है और दहन के कारण इंजन में रासायनिक ऊर्जा रहेगी। पेट्रोल डीजल से रासायनिक ऊर्जा है वो किस में बदलेगी? वो भाप में बदलेगी और भाप होगी वो किस पे जाएगा? पिस्टन पे जाकर बल लगाएगा। जब पिस्टन पर बल लगेगा तो इसके कारण ये पिस्टन क्या करेगा? घूमेगा और पिस्टन घूमेगा, जिसके कारण इस पिस्टन पर कार्य होगा और कार्य होने से ये किस में बदलेगा? गतिज ऊर्जा में, और वाहन गति करने लगते हैं। तो इस बीच इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भाप बनेगी तो भाप में कुछ ऊष्मा के रूप में भी ऊर्जा की हानि हो जाएगी और जब पिस्टन पे कार्य किया जाएगा तो कुछ ऊर्जा कार्य के रूप में नष्ट हो जाएगी। वहां पे घर्षण भी लगेगा और घर्षण के कारण भी ऊर्जा में क्या होती है? ह्रास होगा, उसकी कमी होती है। और इस प्रकार से जो हमें
लास्ट में जो गतिज ऊर्जा मिलती है वाहनों की वो 100% रासायनिक ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, कि 100% प्राप्त नहीं होगी। आजकल जो वाहन चल रहे हैं वो कितने परसेंट पे काम कर रहे हैं? 30 से 40% ऊर्जा की दक्षता देते हैं। ये इंजन 30 से 40% पे काम करते हैं और इस प्रकार से विभिन्न अनावश्यक रूपों में ऊर्जा की हानि होती है। हालांकि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, लेकिन ऊर्जा का अनावश्यक रूप से अगर लॉस हो रहा है तो वो हम ऊर्जा हानि में ही काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा हानि को समझ सकते हैं। अब आती है ऊर्जा हानि को कम कैसे किया जाए। तो अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा है कि ऊर्जा हानि को कम करने के उपाय किस तरीके से करेंगे। ऊर्जा हानि को कम करने के लिए ऊर्जा होती है वो हमारे डेली लाइफ, दैनिक जीवन का आधार है। ऊष्मा भी दैनिक जीवन का आधार होती है। तो यहां पे हमारा टॉपिक रहेगा ऊर्जा हानि को कम करने के उपाय। ऊर्जा हानि को कम करने के उपाय। अब देखना किस तरीके से होगी ऊर्जा हानि कम। हमारे डेली लाइफ में जब हम घरों में बल्ब यूज करते हैं तो बल्ब में क्या होता है कि विद्युत धारा होगी वो कहां से आती है? पहले बनती है जिसका उत्पादन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में होती है, वितरक होता है, फिर संयंत्र से वितरक से होते हुए हमारे घरों तक पहुंचती है और घरों में आने के बाद में मीटर से होते हुए वो विद्युत बल्ब के फिलामेंट तक पहुंचती है। तो इस बीच ये बहुत रास्तों से गुजरती है। तो इस बीच में इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारे घर में पहुंचने वाली बिजली है वो मान लो 40% पहुंच रही है। 40% हमारे घर पे पहुंच रही है जो कि विद्युत मीटर में है, विद्युत मीटर यहां तक पहुंच गई। अब 40% में इसमें तो हम कुछ ऊर्जा की हानि नहीं होने दे, इसको तो कैसे भी करके हम आगे इससे भी कम प्राप्त हो वो तो कम कर सकते हैं। तो वो कम करने के लिए जैसे विद्युत बल्ब लगा हुआ है, यहां पे मान लो विद्युत बल्ब लगा हुआ है और मीटर के द्वारा जब विद्युत बल्ब तक स्विच ऑन करने पर बिजली पहुंचती है तो बल्ब का फिलामेंट गर्म होगा और ऊष्मा के कारण वो प्रकाश देगा। तो पूरी की पूरी ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में न जाकर विद्युत के रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में खर्च होती है, वो बल्ब गर्म भी होने लगते हैं। तो इस अनावश्यक रूप से ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा की हानि हो उसे कम करने के लिए आजकल हम घरों में विद्युत बल्ब के स्थान पर CFL या LED बल्ब का उपयोग करते हैं। LED या फिर CFL बल्ब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो LED और CFL बल्ब होती है, ये प्रकाश तो देते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलते हैं, लेकिन ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि नहीं करते हैं। जब हम बात करते हैं LED बल्ब की, तो LED बल्ब की बात करें तो LED बल्ब होता है वो औसतन 50,000 घंटे काम करता है। 50,000 घंटे अपनी सेवाएं दे सकता है औसतन। बात करें CFL बल्ब की तो CFL बल्ब होता है वो औसतन 8,000 घंटे काम कर सकता है, अपनी सेवाएं दे सकता है। और जो ताप दीप्त बल्ब होता है जो हम यूज करते हैं, ताप दीप्त बल्ब, ये ताप दीप्त बल्ब की औसत सेवाएं होती है वो 1200 घंटे होती हैं। अब देखो दो जगह हमें फायदा हो रहा है, एक तो विद्युत ऊर्जा खर्च कम हो रही है LED बल्ब से, और एक दूसरा इसकी टाइम सेविंग भी है। विद्युत को कितना बचत करता है ये, और कितने इसकी एनर्जी को ये कितने लंबे समय तक चल सकता है, इंस्ट्रूमेंट की भी बचत होती है। तो LED बल्ब है वो 50,000 घंटे, लगभग इससे 1200 से कितने गुना जा रहा है? 50 गुना जा रहा है। 5 गुना करते हैं तो 6,000 आता है, और 50 गुना करते हैं तो लगभग 60,000 जाता है। तो ऑलमोस्ट 45 गुना ज्यादा चलता है LED बल्ब तापदीप्त बल्ब से। तो इस प्रकार से हम विद्युत ऊर्जा की हानि को कम कर सकते हैं LED बल्ब के द्वारा, या फिर LED बल्ब, CFL बल्ब भी ले सकते हैं, लेकिन CFL बल्ब से LED बल्ब बहुत ज्यादा उपयोगी होता है और विद्युत ऊर्जा को कम कर सकते हैं। तो ये हमारे घरों में प्रयुक्त करने वाले हैं। जैसे और भी उपाय हैं, रेफ्रिजरेटर, टीवी वगैरह होते हैं, तो इनका जितना उपयोग होता है उतने ही उपयोगी समय तक इनको काम में लेना चाहिए, रेफ्रिजरेटर या टीवी। बाकी अनुपयोगी समय पर टीवी और रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सबको क्या करना चाहिए? हमें ऑटो मोड पे रखना चाहिए और ऑटो मोड पे इनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ताकि विद्युत की हानि अनावश्यक रूप से नहीं हो। और आजकल तो विद्युत उपकरण आ रहे हैं मार्केट में, ये रेफ्रिजरेटर, टीवी, वो रेटिंग के आधार पे दी जाती है। इनमें क्या होती है? रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन में स्टार रेटिंग होती है, स्टार रेटिंग। अब स्टार रेटिंग ऐसे बोलते हैं 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो ये स्टार रेटिंग होती है, ये भी क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को कम करने के लिए
करते हुए बनाए जाते हैं। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, ये अपने आप विद्युत कंजप्शन को रोक देते हैं। अगर विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है तो अनावश्यक रूप से उस विद्युत ऊर्जा पर ये अपने आप ऑफ हो जाते हैं, एक बार के टर्न ऑफ, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली जब इनको जरूरत होती है तो उस हिसाब से विद्युत ऊर्जा को ले लेते हैं। तो इस रेटिंग के आधार पर भी मार्केट में उपलब्ध है और विद्युत ऊर्जा की हानि को कम कर सकते हैं। तो ये थे विद्युत ऊर्जा की हानि को कम करने के उपाय। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, विद्युत ऊर्जा का संरक्षण और विद्युत शक्ति। क्योंकि विद्युत की हानि होती है वो विद्युत शक्ति के रूप में होती है, तो विद्युत शक्ति होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैंने विद्युत धारा वाले में भी बताया है और यहाँ पर भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स बता दूंगा कि घरों में प्रयुक्त होने वाले विद्युत उपकरणों में विद्युत ऊर्जा का कंजप्शन कितना होता है, किस तरीके से हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं और विद्युत खर्च कैसे निकाला जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।